गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने नया टॉपिक शुरू किया था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जिसके अंतर्गत हमने उनका जीवन दर्शन पढ़ा था। आज हम उसी के आगे शुरू करने जा रहे हैं उनका शिक्षा दर्शन, जिसके अंतर्गत हम अब शुरू करते हैं उनके अनुसार शिक्षा का संप्रत्यय। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने तत्कालीन अंग्रेजी माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा को अव्यावहारिक बताया। इनका ये दृढ़ विश्वास था कि अगर भारत का बच्चा है तो भारतीय भाषा में उसकी शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि ये तो लगभग सारे विद्वान मानते हैं कि ख़ास तौर से प्राथमिक शिक्षा तो मातृभाषा से ही देनी चाहिए, क्योंकि बालक पर उससे अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता और वो अपनी मातृभाषा में जब वो शिक्षा ग्रहण करेगा तो सारा उसकी एनर्जी लगेगी उस ज्ञान को सीखने में, ना कि दूसरी भाषा को सीखने में। और ये बिल्कुल सर्वसिद्ध है कि हम अपनी भावनाओं का संप्रेषण अपनी मातृभाषा में सबसे बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि अंग्रेजी माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा अव्यावहारिक है और मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा द्वारा जनसाधारण की भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। मतलब चूँकि इन्होंने जीवन के 2 लक्ष्य बताए थे, भौतिक उन्नति भी और आध्यात्मिक उन्नति भी, तो इन्होंने दोनों तरह की उन्नति के लिए ये आवश्यक बताया है कि अगर दोनों प्रकार की उन्नति करनी है बालक की, तो उसकी जो शिक्षा का माध्यम हो वो मातृभाषा ही हो, क्योंकि मातृभाषा के माध्यम से वो हर तरह के संप्रत्यय को आसानी से समझ पाएगा। अब इनकी दृष्टि में अगर देखें तो शिक्षा वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य भौतिक प्रगति करता है और आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति करता है। मतलब इन्होंने केवल एक पक्ष के विकास पर बल नहीं दिया, इन्होंने सच्ची शिक्षा उसे माना है जो बालक का भौतिक विकास भी करे और आध्यात्मिक विकास भी करे, यानी जीवन के दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति हो, उसी को इन्होंने सच्ची शिक्षा माना है। तो इन्होंने शिक्षा की परिभाषा 2 आधार में दी है। पहला है भौतिक आधार पर। तो भौतिक आधार पर इन्होंने कहा कि वास्तविक शिक्षा वह है जो उपयोगी वस्तुओं की वास्तविक प्रकृति को जानने और उसके उपयोग करने और उसके वास्तविक जीवन की रक्षा करने में सहायता करती है। आशय यहाँ पर यह है कि सारांश रूप में इस परिभाषा का ये सारांश निकलता है कि वास्तविक शिक्षा वह है जो व्यक्ति को उसके भौतिक जगत का पूर्णतया ज्ञान कराए और उसके वास्तविक जीवन की रक्षा करने में सहायता करे। कुल मिला के भौतिक उन्नति की बात हो रही है। ये भौतिक नज़रिए से इनकी शिक्षा की परिभाषा है कि वास्तविक शिक्षा वह है जो उपयोगी वस्तुओं की वास्तविक प्रकृति को जानने, उपयोगी मतलब हमारे जीवन में जो भी उपयोगी है उसकी वास्तविक प्रकृति जानने, उसको उपयोग करने यानी कैसे उसका उपयोग करना है और उसके वास्तविक जीवन की रक्षा करने में सहायता करती है, और हमारे हमारा जो जीवन है उसकी कैसे बेहतर ढंग से हम रक्षा कर सकते हैं। तो इसका ज्ञान हमें शिक्षा प्रदान करती है भौतिक दृष्टि से। फिर इसके बाद अगर आध्यात्मिक दृष्टि से माने तो इनका कहना है कि सच्ची सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमारे जीवन और समस्त सृष्टि के बीच समरसता स्थापित करती है तथा एकात्म भाव की अनुभूति कराती है। अगर आप ये देखो तो ये शब्द बार बार आ रहा है, एकात्म भाव की अनुभूति। मतलब इनका ये कहना है कि जीवन के कोई भी लक्ष्य हो, चाहे वो भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक, और ख़ास तौर से आध्यात्मिक, जब तक व्यक्ति में एकात्म भाव जागृत नहीं होगा तब तक वो समस्त सृष्टि और अपने जीवन के बीच में समरसता स्थापित नहीं कर पाएगा, बैलेंस नहीं बना पाएगा, एक कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाएगा और जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है आत्मानुभूति उसे भी नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो सबसे बड़ी शिक्षा इन्होंने वही मानी है कि सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमारे जीवन और समस्त सृष्टि के बीच समरसता स्थापित करती है तथा एकात्म की अनुभूति कराती है। तो जब तक एकात्म की अनुभूति ना हो तो ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं। तो जीवन का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है आत्मानुभूति, उसको इन्होंने माना है कि सच्ची शिक्षा वह है जो सृष्टि और हमारे जीवन के बीच में समरसता स्थापित करे तथा एकात्म भाव जागृत करे। तो ये शिक्षा का इनका संप्रत्यय था। शिक्षा को इन्होंने 2 आधारों में बांटा है, भौतिक जगत की शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा, और दोनों के अर्थ अलग अलग बताए हैं। भौतिक शिक्षा के बारे में ये माना है कि मतलब जो हमें वस्तुओं की वास्तविक प्रकृति
जानने में सहायता करे, उसको उपयोग करने में सहायता करे और हमारे जीवन की रक्षा करने में सहायता करे। वो भी शिक्षा है, वो भौतिक दृष्टि से शिक्षा है और आध्यात्मिक दृष्टि से वो शिक्षा इन्होंने माना है जो समस्त सृष्टि और हमारे जीवन के बीच में समरसता स्थापित करे और एकात्म भाव की अनुभूति कराते हुए अंत में आत्मानुभूति कराए। अब अगर हम इनका जो शिक्षा दर्शन है उसकी अगर हम प्रमुख बातों को देखेंगे तो इन्होंने जो कुछ भी अनुभव किया उसको इन्होंने खुद के इनका जो खुद का विद्यालय था शांति निकेतन, उसमें इन्होंने खुद व्यवहारिक रूप में उसको लागू करने का प्रयास किया है। इनके जो शिक्षा दर्शन के कुछ आधारभूत चीज़ें निकल के आती हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। इनमें जो सबसे पहला है, बालक की शिक्षा उसकी मातृभाषा के माध्यम से होना चाहिए। ये अभी हम लोगों ने चर्चा की कि मातृभाषा में बालक दूसरे के विचारों को अच्छे से समझ पाएगा और अपने विचारों की अभिव्यक्ति भी सबसे अच्छे अपनी मातृभाषा में कर पाएगा, क्योंकि उस बचपन से वो वही बात जब से उसने पहला शब्द सुना तो अपनी मातृभाषा में ही सुना और इतने साल विद्यालय आने के पहले उसने मातृभाषा में ही इंटरेक्शन किया, उसी में अंतःक्रियाएँ की, तो जाहिर सी बात है उस भाषा में दिया गया ज्ञान वो आसानी से ग्रहण कर पाएगा। अगर किसी अन्य भाषा में दिया जाएगा तो उसका नुकसान ये होगा कि बालक की मैक्सिमम एनर्जी दूसरी भाषा को सीखने में लग जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है वो बाधित होगा। तो सबसे पहले बात ये है कि शिक्षा का जो माध्यम है वो मातृभाषा हो। इसके अलावा शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। आप ये देखो कि रविन्द्रनाथ टैगोर प्रकृतिवादी भी माने जाते हैं और इन्होंने बालक की स्वतंत्रता पर बल दिया है। जैसे प्रकृतिवाद में हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें रूसो की विचारधारा भी पढ़ी थी और अन्य प्रकृतिवादियों की विचारधारा पढ़ी थी, तो उन्होंने बालक की स्वतंत्रता पर बहुत बल दिया है, क्योंकि इनका ये मानना है कि हर बालक अपने आप में विशिष्ट होता है और उसको उसके स्वाभाविक विकास के अवसर प्रदान करने चाहिए। अगर हम उसको बंधी बंधाई एक व्यवस्था में रखेंगे तो वैसा ही बन जाएगा। जो उस बालक में असीम क्षमताएं हैं, पता नहीं उसमें कौन कौन से गुण छिपे हों, और अगर उसे हम स्वतंत्र वातावरण नहीं देंगे तो वो गुण क्या हो जाएंगे, वैसे ही दबे पड़े रह जाएंगे सुप्तावस्था में। जैसे एक बीज को अगर हम किसी कांच के जार में बंद करके रख दें तो पौधा नहीं बनेगा, ठीक है ना, उसको पर्यावरण वैसा चाहिए। तो अगर आप ये देखो इनका रविन्द्रनाथ टैगोर का भी अगर हम देखें तो इन्होंने स्कूली शिक्षा से कौन सा बहुत ज़्यादा कुछ हासिल किया था। इन्होंने स्वयं के अध्ययन से और घर में जो कुछ अध्ययन किया और प्रकृति का निरीक्षण किया, उसी के माध्यम से आप ये देखो इतने महान व्यक्ति बने ये। तो इनका विद्यालयी शिक्षा का इसमें बहुत ज़्यादा इनका योगदान नहीं है। और भी हम बहुत सारे विचारकों को पढ़ते हैं, हम रूसो का उदाहरण ले लें तो रूसो ने भी जो स्कूली शिक्षा है उससे बहुत कुछ ग्रहण नहीं किया। उसने स्वयं के अनुभवों से और प्रकृति के सानिध्य में रहकर उसने जो कुछ भी सीखा उन्होंने वो खुद से सीखा। तो इनका कहना है कि किताबी ज्ञान बहुत ज़्यादा काम आता नहीं है, बालक को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जो भी अगर विद्यालय में भी वो पढ़ने जाता है तो वहाँ स्वतंत्रतापूर्ण माहौल होना चाहिए और बालक को क्रियाएं करने के अवसर मिलने चाहिए। इसके अलावा बालक की रचनात्मक प्रवृत्तियों के विकास हेतु आत्म प्रकाशन के अवसर देने चाहिए। मतलब आप ये देखो हर बालक में रचनात्मक प्रवृत्तियाँ होती हैं, तो आप ये देखो अगर उनके आत्म प्रकाशन के अवसर नहीं हम उन्हें प्रदान करेंगे तो वो जो रुचियाँ होती हैं या वो जो क्षमताएं होती हैं वो सुप्तावस्था में पड़ी रहेंगी। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा बहुत अच्छा पेंटर हो सकता है, बहुत अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, बहुत अच्छा गायक हो सकता है, बहुत अच्छा फोटोग्राफर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम बच्चे को पर्यावरण नहीं प्रदान करेंगे तो कैसे उसमें ये गुण विकसित होंगे। जैसे पेंटिंग की ही बात है, जैसे अगर विद्यालयों में इस तरह की क्रियाएं आयोजित की जाती हैं, जैसे पोस्टर प्रतियोगिता है, वाद विवाद प्रतियोगिता है, या और भी विभिन्न तरह के, या वृक्षारोपण, या कुछ भी जो भी विद्यालय में बहुत सारी एक्टिविटीज़, खेलकूद की प्रतियोगिताएं होती हैं, अगर हम ये सारी क्रियाओं का आयोजन ना करें विद्यालय में तो छात्रों को आत्म प्रकाशन के अवसर कैसे मिलेंगे। उन छात्रों के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, हमें उन्हें आत्म प्रकाशन के अवसर देने चाहिए। फिर इसके बाद एक बात पर इन्होंने बहुत बल दिया है कि इनका ये मानना है कि विद्यालय जो हो वो जन कोलाहल से दूर होना चाहिए।
प्रकृति की गोद में होना चाहिए, इस बात पर बहुत बल दिया। और इसीलिए इन्होंने जो अपने विद्यालय की स्थापना की थी शांति निकेतन, वो एक मतलब जन कोलाहल से दूर, बस्ती से दूर एक एकांत जगह पर इन्होंने प्रकृति के गोद में उस विद्यालय का निर्माण किया था। तो उसी तरह से इनका ये कहना है कि बालक मतलब ये जो विद्यालय हों तो ये प्रकृति की गोद में हों, जन कोलाहल से दूर हों, तो इससे बालक का जो प्राकृतिक ढंग से विकास होगा वो प्रकृति के गोद में रहेगा, प्रकृति की गोद में विचरण करेगा, तो अनौपचारिक रूप से वो बहुत कुछ सीखेगा। क्योंकि इनका भी मानना है कि नेचर इज़ द बेस्ट टीचर, यानी प्रकृति बहुत कुछ हमें सिखाती है। फिर इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि प्रकृति की गोद में तो रहना है, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक संपर्क स्थापित करने के अवसर बालकों को दिए जाएँ, जिससे कि वो समाज के भी संपर्क में आए। अब जैसे अगर आप ये देखो, समय समय पर उन्हें समाज कार्य की जिम्मेदारियां देनी चाहिए या समाज से संपर्क करने के अवसर देने चाहिए, जिससे उनमें धीरे धीरे समाज सेवा की भावना आएगी और स्वशासन की भावना आएगी कि कैसे समाज उपयोगी व्यवहार किया जाए, ये भी इनके अंदर आएगा, बालकों के अंदर। तो कहीं ना कहीं वो बालक का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी होगा। इसके अलावा इनका ये कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का आधार विदेशी शिक्षा नहीं हो सकती। इनका ये कहना है कि हर देश की अपनी ना संस्कृति होती है, उसका ताना बाना होता है, अपना ढांचा होता है। तो अगर हम भारत की बात करते हैं तो अगर उसको विदेशी माध्यम से या विदेशी शिक्षा प्रणाली के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाएगी बालक को, तो इससे उसका कोई लाभ नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का आधार राष्ट्रीय होना चाहिए, ना कि विदेशी। तो इन्होंने विदेशी माध्यम से या विदेशी तौर तरीक़ों से शिक्षा देने का विरोध किया। इसके अलावा इन्होंने कहा कि शिक्षा बालक की समस्त शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास करे। तो समस्त शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास इसलिए इन्होंने कहा, इन्होंने केवल बालक के बौद्धिक विकास की बात नहीं की, इन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी हो जो बालक के हर पक्ष का सामंजस्यपूर्ण मतलब नेचुरल एंड हारमोनियस डेवलपमेंट ये इसलिए क्योंकि अगर आप ये देखो, एक अच्छी पर्सनालिटी उसे हम कहेंगे जिसमें बालक का शारीरिक विकास सही ढंग से हो, उसका मानसिक विकास सही ढंग से हो, उसका सामाजिक विकास सही ढंग से हो, उसका संवेगात्मक, उसका सांस्कृतिक, उसका आध्यात्मिक, उसका नैतिक, उसका आर्थिक, जितने पक्ष हैं उन सब पक्षों का जब सामंजस्यपूर्ण विकास होता है तभी वो एक अच्छी पर्सनालिटी बनेगा। क्योंकि अगर केवल एक पक्ष का विकास होगा तो कहीं ना कहीं वो अच्छी पर्सनालिटी नहीं मानी जाएगी। हमें सारे पक्षों का विकास होना चाहिए, भौतिक और आध्यात्मिक, और इसके अलावा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, सांस्कृतिक, आर्थिक, नैतिक, आध्यात्मिक, ये सारे पक्षों का सामंजस्यपूर्ण विकास होना चाहिए। क्योंकि ये आप देखो, हम लोगों ने इस बारे में कक्षा में बहुत बार चर्चा की है कि एक विकास पर दूसरा विकास आधारित होता है। सारे हमारे जीवन के जो पक्ष होते हैं एक दूसरे से सहसंबंधित होते हैं। तो अगर एक पक्ष का विकास कहीं ना कहीं बाधित होगा तो दूसरे पक्ष पर उसका विकास पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर इसके अलावा इन्होंने कहा कि स्कूलों को पुनर्जीवित किया जाए। क्योंकि इन्होंने तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था की कटु आलोचना की है। नीरस और उबाऊ शिक्षा की व्यवस्था, जो विद्यालयी जो माहौल है उसका बहुत आलोचना की है। क्योंकि विद्यालयों में वही रटाया नीरस पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता था और वही रटी रटाई विधियाँ थीं। तो इन्होंने कहा कि विद्यालयों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। यानी आप ये देखो कि जैसे प्राचीन समय में वैदिक कालीन शिक्षा में आप देखो तो गुरुकुल में बच्चों का सर्वांगीण विकास होता था। तो कुछ वैसी ही व्यवस्था फिर से इन्होंने लागू करने की बात कही है कि विद्यालय आकर्षण के केंद्र हों और बालक प्रसन्नतापूर्वक वहाँ शिक्षा ग्रहण करें। विद्यालय का वातावरण जो हो वो नीरस और उबाऊ ना हो कि बालक विद्यालय जाने से डरें या विद्यालय उनमें अरुचि पैदा करे। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों का अध्ययन करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।